नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। रांची के सबसे बड़े हरमू ईदगाह में शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज अता की गई। इस मौके पर अकीदतमंदों ने अमन चैन की दुआएं मांगी। बच्चे, बूढ़े और नौजवानों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं ईद को लेकर प्रशासन की तरफ से पहले से ही मुकम्मल व्यवस्था की गई थी, जिसकी वजह से सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुए। ये तस्वीरें देश भर में आज ईद मनाई जा रही है और हरमू ईदगाह मैदान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नमाज अता करते हुए अकीदतमंद और अमन चैन की दुआ मांगते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे और इसी की वजह से शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार ईद की नमाज अता की गई। रामगढ़ जिले के मस्जिदों और ईदगाहों में ईद को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं, 2 साल के बाद जो मौका मिला है, बहुत ही खुशी और इखलाक के साथ लोग जमा हुए और लोग जो है नमाज पढ़ करके आपस में खुशियां बांटे और लोगों के साथ मिले। ये बहुत ही अच्छा मौका लोगों को नसीब हुआ। 2 साल के बाद हम लोग एक साथ ईद मना रहे हैं। कोरोना के कारण 2 साल तक हम लोग एक साथ ईद नहीं मना सके। बहुत खुशी हो रही है एक साथ ईद मनाने का। ईदगाह में नमाज पढ़ें, सारे लोग मिलजुल कर और अमन और शांति से पढ़ें। कोविड के बाद जो है हम लोगों को आज खुशी मिली है, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। ईद मनाने में सारे लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हेमंत सोरेन की मुश्किल बढ़ गई है। खनन पट्टा लीज मामले में हेमंत सोरेन बुरी तरह से फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा लेने पर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें। खनन लीज पट्टे में चुनाव आयोग का नोटिस। आयोग ने पूछा क्यों न की जाए कार्रवाई। रांची के अनगढ़ा में सीएम हेमंत के नाम पर आवंटित खनन पट्टा अब उनके गले की फांस बन चुका है। खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए ये जवाब मांगा है कि आखिर क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। दरअसल हेमंत सोरेन ने 13 साल पहले रांची के अनगढ़ा ब्लॉक के प्लांट संख्या 482 पर करीब 1 एकड़ के पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन दिया था। 13 साल बाद 10 जुलाई 2021 को जिला खनन कार्यालय रांची ने सोरेन के पक्ष में पट्टे को मंजूरी दी। उस वक्त भी हेमंत सोरेन के पास मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन विभाग का भी जिम्मा था। एक जनहित याचिका पर इस मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में चल रही है। वहीं बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन को घेरती रही है। अब कार्रवाई करिए। और मुख्यमंत्री जी जो खनन पट्टा का जो लीज का जो पट्टा लिए हैं, मुख्यमंत्री जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। उनके भाई साहब को सामने आकर जवाब देना चाहिए। उनके जो आप सचिव, बड़ी आप सचिव हैं, उनको भी सामने आकर जवाब देना चाहिए। उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको आकर जवाब देना चाहिए। आखिर कैसा राज्य जनता के लिए है कि परिवार के लिए है, अपने वंश के लिए राज्य बना है। 18 साल राज किए भाजपा के लोग, आज वही पोल खोल रहे हैं ना। लेकिन अपना चेहरा कभी आईना में देखे होते कि जिनको पहला नया राज मिला और राज को गढ़ने का काम किया, उसी को विकलांग बना दिया इनको। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर सीएम रहते सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी। चुनाव आयोग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने विशेषज्ञों से राय ली और अब नोटिस भेजकर हेमंत सोरेन से 10 मई तक जवाब मांगा है। यानी खनन पट्टे का ये लीज हेमंत सोरेन की कुर्सी पर भारी पड़ सकता है, अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते लाभ का पद लिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से विनाश कुमार की रिपोर्ट।
आइए अब आपको बताते हैं कि लीज पट्टा क्या होता है। दरअसल लीज पट्टा एक अनुबंध है जो उन शर्तों को रेखांकित करता है जिन पर एक पार्टी दूसरे पार्टी की स्वामित्व वाली संपत्ति को किराए पर देने के लिए सहमत होती है। लीज पट्टा किराएदार को एसेट्स के उपयोग की गारंटी देता है और लीजर यानी संपत्ति के मालिक या मकान मालिक को इसके बदले एक निर्दिष्ट समय के लिए नियमित भुगतान की गारंटी देता है। लीज और लीजर अगर अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं तो दोनों को ही दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और आइए आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत पूर्व सीएम रघुवर दास के खुलासे के साथ हुई। रघुवर दास ने खुलासा किया कि रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में 88 डिसमिल जमीन पर पत्थर खनन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम लाइसेंस निर्गत हुआ है। रघुवर दास ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की, जिसके बाद राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल की ओर से भेजे गए शिकायत पत्र के आधार पर मुख्य सचिव से पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी और राज्य सरकार की ओर से सारी रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर पक्ष जानना चाहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग से नोटिस जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा कि यह देश का पहला और अनूठा मामला है जब एक मुख्यमंत्री की सदस्यता इसलिए जा रही है कि उन्होंने पद पर रहते हुए लाभ लिया। खान मंत्री रहते हुए अपने नाम से खदान लीज का मामला 9A के दायरे में आता है और इसके वजह से उनकी सदस्यता जाएगी। शो कॉज किया गया है। देखिए, ये पूरे तरीके से देश का अपना इकलौता और अनूठा मामला है। एक मुख्यमंत्री की सदस्यता इसलिए अब खतरे में, उनके ऊपर तलवार लटक रही है सदस्यता पर, क्योंकि उन्होंने खुद को अपने विभाग से उपकृत करने का प्रयास किया। और हम मानते हैं कि जो प्रथम दृष्टया हमने आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सही थे और अंततः न्याय की जीत होगी। वहीं जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह मामला क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से कोई सप्लाई या कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, ना तो यह मामला 9A का बनता है और ना ही आगे बनेगा। तो सभी की राय जो आई है वो स्पष्ट रूप से है कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता है, क्योंकि माइनिंग का केस है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गवर्नमेंट के साथ, कोई सप्लाई एग्रीमेंट नहीं है, न कोई कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद झारखंड में राजनीतिक हलचल का असर दिखने लगा है। प्रदेश की राजनीति में जारी संशय के बीच झारखंड मंत्रालय में फाइलों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मंत्रालय में हर तरफ सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कर्मचारी से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी की अनुपस्थिति ने भविष्य की राजनीति की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड मंत्रालय में इन दिनों पहले वाली वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। ना कैबिनेट मंत्रियों का वो लाव लश्कर दिख रहा है और ना ही अधिकारियों के सफेद गाड़ियों का वो काफिला। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा है। सरकारी फाइलों की रफ्तार भी पूरी तरह से थम गई है। मतलब सरकारी योजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से संशय की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के द्वारा कई खुलासे और धमाकों के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम झारखंड मंत्रालय में हैं और इसका सबसे ज्यादा अगर असर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो झारखंड मंत्रालय है, जहाँ चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, दूसरे मंत्रियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें और खासकर सचिव स्तर के अगर अधिकारियों की बात करें तो उनकी उपस्थिति बहुत कम हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल बीजेपी के निशाने पर हैं। हर दिन राजनीतिक गलियारों में बीजेपी हेमंत सरकार को घेर रही है, जिसका असर अब झारखंड मंत्रालय में कामकाज पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी खुले लहजे में कह रही है कि समझा जा सकता है कि इसके लिए दोषी कौन है। देखिएगा, यदि झारखंड सचिवालय में पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं और फाइलों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है, तो स्वाभाविक इसके दोषी कौन है सभी लोग जानते हैं।
वहीं बीजेपी के खुलासों के बाद से ही सत्ता पक्ष एक षड्यंत्र के तहत राज्य के विकास को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की दलील है कि ऐसी खबरों से ही दफ्तर में स्थिरता आई है। हम समझते हैं कि इससे बहुत कोई विकास में बाधा नहीं पड़ती है, किंतु ये सत्य है कि इस तरह की अस्थिरता की खबरें इसलिए फैलाई जाती है ताकि अधिकारियों पर एक जो बिचौलियों का एक बड़ा कुंबा अधिकारियों के साथ मिला रहता था, जिन बिचौलियों का फूल माला प्लेट थाली से संबंध होता था, उनका काम इस सरकार में नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह की अस्थिरता की खबरें फैला करके अधिकारियों को एक तो डराना, और उसका असर ये होता है कि कई बार लोग जो छोटे बड़े अधिकारी होते हैं वो ऐसे कामों में शिथिल हो जाते हैं। झारखंड में हमेशा से ही अधिकारियों के कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल सरकारी फाइलों पर अधिकारियों की कलम नहीं चल रहे हैं। अधिकारी भी मौजूदा राजनीतिक तापमान को मापने में लगे हैं, लेकिन इस बीच राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड के 19 मजदूर श्रीलंका में फंस गए हैं। इन मजदूरों में गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के मजदूर शामिल हैं। श्रीलंका में फंसे मजदूरों ने वतन वापसी के लिए झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे इन मजदूरों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर, सोशल मीडिया पर वतन वापसी की गुहार। एक छोटे से कमरे में बैठे ये झारखंड के मजदूर हैं जो श्रीलंका में फंस गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में झारखंड के 19 मजदूर फंस गए हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये मजदूर दाने दाने के मोहताज है। ऐसे विषम परिस्थिति में झारखंड के ये मजदूर सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, सैलरी मांगने पर खुराकी भी बंद कर दिया है तथा झारखंड सरकार एवं भारत सरकार से अपील है कि हम लोग को वतन वापसी करवाया जाए। ये सभी मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद से ताल्लुकात रखते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। ये श्रीलंका में फंसे झारखंड के मजदूर कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते हैं। पिछले 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला। तंगी की वजह से दाने दाने के मोहताज हैं। सभी मजदूरों का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। यह कोई पहला मौका नहीं जब दलालों के चक्कर में पड़कर गरीब तबके के लोग विदेशों में फंस जाते हैं। अभी पिछले गुरुवार को मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में से 10 मजदूरों की वतन वापसी हुई है, जबकि 20 मजदूर अभी भी मलेशिया में ही हैं। अब श्रीलंका में 19 मजदूर फंसे हुए हैं। श्रीलंका में फंसे मजदूरों में वकील महतो, बनपुरा, कारू अंसारी, बनपुरा, अब्दुल अंसारी, बनपुरा, अख्तर अंसारी, बनपुरा, फिरोज आलम, बनपुरा, छत्रधारी महतो, बनपुरा, देवानंद महतो, बनपुरा, सहदेव महतो, बनपुरा, रामचंद्र कुमार, बनपुरा, प्रसादी महतो, ढिबरा, प्रदीप महतो, घाघरा, तुलसी महतो, घाघरा, कुलेश्वर महतो, तारा नारी, तिलक महतो, चीचाकी, राजेश महतो, चीचाकी, डुमरी, गिरिडीह, महेश महतो, टिंगरा, मनोज कुमार, गोमो, नागेश्वर महतो, भलुवा, देवेंद्र महतो, भलुवा हैं। संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट, न्यूज सिटी। उधर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है इस मामले को लेकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए सीएम ने अधिकारियों से बातचीत की है। विदेश मंत्री से पहल करने की भी मांग की है। बता दें कि गिरिडीह के 13 मजदूर फंसे हुए हैं श्रीलंका में। बोकारो, धनबाद के 19 मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उन्होंने वतन वापसी की गुहार लगाई है।
उधर जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। 252 सीटों के लिए हुए एग्जाम में 802 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सीट से 2.5 गुना अधिक रिजल्ट घोषित किया जाता है। इस हिसाब से 252 पदों के लिए 630 उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित होना चाहिए, लेकिन 3.5 गुना रिजल्ट घोषित किया गया है। रिजल्ट में कहीं भी कट ऑफ का कोई जिक्र नहीं है। बता दें कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च तक रांची के 14 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 4,244 उम्मीदवार शामिल हुए थे। साहब यही प्रतीत होता है कि ये रिजल्ट शायद कोई मैट्रिक और इंटर का है, लेकिन हम कह देना चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट आयोग की सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है। इस रिजल्ट का जो तमाम रोल नंबर जो देख रहे हैं, एक कहीं से नमक हल्दी मसाला भी खरीदते हैं तो उसका एमआरपी रहता है कितना का ये सामान सब है, लेकिन ये तमाम रोल नंबर का ये पता नहीं चल रहा है कि किसका कितना अंक आया है। किस कह रहा हूँ कि सारे लड़कों को, पूरे झारखंड के लड़कों को पता हो गया है कि बिना कैटेगरी वाइज का रिजल्ट निकाला गया है। पहला से छठा जेपीएससी तक का इतिहास देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाता था, जाता रहा है, और उसके बाद में मुख्य परीक्षा में कटअप जारी किया जाता है कि कौन व कैटेगरी का कटअप कितना था। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आ गई है। सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रांची से ये बड़ी खबर है, जहां पर सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रांची के डोरांडा थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई है शिकायत। कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सरयू राय ने पहले शिकायत की, अब सरयू राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ जानकारी? जी बता दें कि सरयू राय के खिलाफ ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ये पूरा मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि सरयू राय के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, जिस तरह से 60 लोगों के खिलाफ गलत तरीके से कहा जाए तो प्रोत्साहन राशि देने का मामला का आरोप लगाया गया था, उस मामले को लेकर जो भी पेपर या फिर डॉक्यूमेंट थे वो सीक्रेट थे, और उन पेपरों को वो उन्होंने किस तरह से हासिल किया गया, क्योंकि इस पर आरटीआई भी दाखिल नहीं हुई थी, ऐसा विभाग की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में ये पेपर किस तरह से बाहर आए, इस तमाम तरह की जानकारियों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। तो फिलहाल देखा जा सकता है कि डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और पूरे मामले में अब पुलिस जांच करेगी। उसके बाद क्या कुछ होता है देखना होगा, क्यों लेकिन जिस तरह से अभी हाल के दिनों में बन्ना गुप्ता और सरयू राय के खिलाफ विवाद चल रहा था, उसमें एक नया अध्याय अब ये जुड़ गया है, एफआईआर का खेल शुरू हो चला है। जी ओम प्रकाश, ये जानना चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या सरयू राय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी फिलहाल अभी सरयू राय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जरूरी है कि बहुत जल्द उनके तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा आरोप लगाया गया है, पिछली बार भी हमने देखा था कि जब मानहानि का दावा किया गया था तो सरयू राय की तरफ से कहा गया था कि वो इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे और अगर उन्हें ऐतराज है इन बातों पर तो उसे केस करें। तो कहा जाए तो सरयू राय काफी समझबूझ कर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और कहीं ना कहीं इस एफआईआर का भी जवाब वो अपने ढंग में देंगे, और देखना होगा कि अब इस अध्याय के बाद अब आगे का स्टेप क्या होता है। ओम प्रकाश, जब भी सरयू राय कोई आरोप लगाते हैं तो उनके पास पुख्ता सबूत रहता है और उसी के आधार पर वो किसी पर आरोप लगाते हैं। ऐसे में क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? जी जाहिर तौर पर, क्योंकि कहा जाए तो ऐसे ही उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया था। पूरे मामले में जिस तरह से पूरे एविडेंस के साथ उन्होंने आरोप लगाया था, उसके कागजात उनके पास थे, तो उन्हीं कागजातों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो किस तरह से ये कागजात उन्हें अवेलेबल हो पाया, इन तमाम मामलों की जांच को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार मतलब स्वास्थ्य महकमा भी ये जान रहा है कि ये कागजात जो है वो बाहर कैसे आ गए। तो इन तमाम चीजों को लेकर कोई ना कोई उनके घर का भेजिया हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर एफआईआर कराया गया है।
तो आने वाले दिनों में देखना निश्चित होगा तौर कि पर आने वाले दिनों में और कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।